दोस्तों, आज की कहानी है वसीयत। पति के कहरने की आवाज से यकाएक नीलिमा जी की नींद खुल गई थी। हाथ बढ़ाकर लाइट जलाया और नजर घड़ी पर पड़ी। रात के 2:30 बज रहे थे। देखा तो कुबेर जी हाथों से सीने को दबाए बार बार होठों को खींचते हुए छटपटा रहे थे और शरीर पसीने से भीगा हुआ था। नीलिमा जी घबरा कर पूछा, बहुत दर्द है क्या? उतने में उन्होंने बस सर हिला दिया। नीलिमा जी ने तुरंत अपने मित्र और फैमिली डॉक्टर बीएन को फोन किया, जो उसी गांव 4 घर दूर ही रहते थे। तुरंत पत्नी मोहिनी के साथ दौड़े आए। कुबेर जी को देखकर उनका अटेंड करने लगे और पत्नी को पास के ही अस्पताल में एम्बुलेंस के लिए फोन करने को कहा। फिर उस पर उसे अस्पताल के वरिष्ठ हृदय रोग विशेषज्ञ को फोन कराया। डॉक्टर बीएन को, जो स्वयं एक अच्छे फिजिशियन थे, उसे अस्पताल के विजिटिंग डॉक्टर भी थे, मन ही मन सब स्थिति की गंभीरता को समझ रहे थे, लेकिन एक दूसरे को हिम्मत रखने को कह रहे थे। शीघ्र ही एम्बुलेंस आए जी। जल्दी जल्दी कुबेर जी को एम्बुलेंस में डाला गया और अस्पताल चल पड़े। वहां सब तैयार थे। जाते ही उन्होंने उनको आईसीयू में ले गए और उपचार की प्रक्रिया आरंभ हो गई। कुछ देर के बाद डॉक्टर बीएन के साथ अस्पताल, यह जो डॉक्टर बीएन थे, जो आपके पति को अस्पताल तक ले आए, नहीं तो ऐसी हालत में मरीज का अस्पताल तक पहुंचना भी नामुमकिन होता। यह सुनकर नीलिमा जी ने एक बार कृतज्ञता भरी नजरों से डॉक्टर बीएन को देखा। कुछ बोल ना सकी। उनके पैरों तले से जमीन खिसक गई। आंखों के आगे अंधेरा छा गया और अगर मोहिनी जी उनको थाम न लेती तो शायद वहीं गिर जाती। डॉक्टर बीएन जाकर पानी ले आए। थोड़ा पानी पीने के बाद कुछ संभाली तो डॉक्टर ने कहा, आपको धैर्य रखना होगा। अगले 72 घंटे बहुत भारी है। यह समय ठीक ठाक निकल जाए तो कुछ ऐसा नहीं होगा, नहीं तो कुछ भी हो सकता है। आप अपने बच्चों को बुला लीजिए और भी किसी को खबर देनी हो तो दे दो। नीलिमा जी कुछ ना बोल सकी। चुपचाप अपने पर्स से एक छोटी सी डायरी निकाली, जिसमें कुछ जरूरी फोन नंबर थे और भी बीएन जी को दे दे। वे अस्पताल के गेट के पास के पीसीओ से फोन करने चले गए। मोहिनी जी उनके पास बैठकर धीरे धीरे उनके पीठ पर हाथ फेरती रही। उनको कुछ सूझ नहीं रहा था, क्या करे। डॉक्टर बीएन ने सबसे पहले बड़े बेटे विजय को फोन किया, जो गोंडा में ट्रक चलाता है। सुनकर वह बहुत दुखी हुआ और बोला, अंकल, यहाँ भी बड़ी समस्या है। सुहानी के कॉलेज की परीक्षा चल रही है, मुन्ना की दवा चल रही है, और लेकिन आप चिंता ना करें, मैं जल्दी ही कुछ व्यवस्था करके अपनी पहली फ्लाइट से आ जाऊंगा। फिर डॉक्टर बीएन दूसरे बेटे विकास को, जो मलेशिया में रहता है, उसे फोन किया। फोन उसकी पत्नी सुजाता ने उठाया और बताया, विकास जी तो ऑफिस के काम से शहर से बाहर गए हैं, परंतु आप चिंता ना करें, मैं अभी उनको फोन करती हूँ और जैसे ही वापस आएंगे हम घर के लिए निकल पड़ेंगे। तीसरा और आखिरी फोन केरल में रह रही बेटी कविता को फोन किया। उसकी जेठानी ने फोन उठाया और इस आज के समय में फोन करने पर सुजाता उठी, अभी कविता से सो रही है। जब बीएन जी ने उनको सारी स्थिति से अवगत कराया तो खीज कुछ कम हुई, लेकिन आवाज की ताल की नहीं गई। देखिए,
हमें दुख हुआ यह जानकर। देखिए, लेकिन कविता की तबीयत भी ढीली रहती है। अचानक अभी जगाना उचित नहीं होगा। क्या हुआ? कविता बिटिया को घबराकर पूछा। अरे कुछ घबराने की बात नहीं, वह माँ बनने वाली है। देवर जी तो कंपनी के काम से विदेश गए हैं। कविता अकेली ही आ सके, हम कल ही उसको भेजने का इंतजाम करते हैं। फोन करके वापस आए तो देखा कि एक डॉक्टर नीलिमा जी से बात कर रहा था। मैडम, आपके पति का उपचार तो हो रहा है, आप में से कोई भी उनके पास नहीं जा सकता, तो बेहतर होगा कि आप घर चले जाएं। अगर जरूरत होगी तो हम आपको फोन कर देंगे। डॉक्टर बीएन ने भी उसका समर्थन किया और सब बच्चों को फोन कर दिया, पर क्या बात हुई नहीं बताया। आईसीयू के दरवाजे पे लगे कांच से एक बार कुबेर जी को देखकर वह सब घर की ओर चल पड़े। घर पहुंचे तो धनिया ने चाय बनाई। थोड़ी सी चाय पीकर भी चुपचाप बैठ गई। किसी भी तरह चैन नहीं था, बस मन ही मन प्रार्थना करती रही वह 72 घंटे जल्दी जल्दी बीत जाए। बच्चे आए तो पिता को अच्छी हालत में देखे। कान फोन पर और आंखें द्वार पर लगी थी। बीच बीच में अस्पताल जाकर उसी से पति को देख लेती थी। अभी 56 घंटे ही हुए थे कि अस्पताल के डॉक्टर का फोन मिला कि कुबेर जी की हालत सुधरने लगी है। अगर ऐसा रहा तो हमें आशा है कि जल्दी से खतरे से बाहर होंगे। यह नीलिमा जी की प्रार्थना का असर था या डॉक्टर के इलाज का या नियति का करिश्मा। कुबेर जी हालत में आशातीत सुधार हुआ। यहाँ तक कि चौथे ही दिन उनको आईसीयू से निकालकर स्पेस केयर यूनिट में जब शाम को अन्य मरीजों को मिलने के लिए लोग आते थे, तब तक एक एक करके कुबेर जी को भी देखने की अनुमति मिल गई थी। हालांकि बात करने की अभी मनाही थी। छठे दिन की दोपहर तक थोड़े थोड़े अंतराल पर सब बच्चे पहुंच गए और शाम को मिलने के समय का इंतजार करने लगे। शाम को जब अस्पताल पहुंचे तो डॉक्टर कुबेर जी को देख रहे थे। नीलिमा जी भी अंदर ही थी। जब डॉक्टर ने सुना कि उनके बच्चे आए हैं तो नर्स को कहकर कुबेर जी बेड सिरहाने से थोड़ा ऊंचा कर दिया और नीलिमा जी ने उनके बाल सीधे कर दिए। कुछ फ्रेश लग रहे थे। बच्चे जब उनको मिलने अंदर आए तो खुशी के स्थान पर हैरानी हुई। ऊपर से तो यही कहा, वाह पापा जी, आप तो डर ही गए, हम तो डर ही गए थे जब अंकल का फोन मिला। घबरा गए थे आपको किस हालत में देखे, लेकिन आपको इस तरह देखकर बहुत खुशी और तसल्ली हो रही है। लेकिन माता पिता दोनों ही देखकर और समझ लिया कि उनकी आंखें उनके शब्दों के साथ नहीं दे रही, मन के भाव आंखों से प्रकट हो रहे थे कि आप तो अच्छे भले ही हो। मम्मी ने हमें डरा ही दिया और हम सब काम छोड़कर दौड़े आ गए। पिता ने धीरे से मुस्कुराकर हाथ हिलाकर उनका अभिवादन किया। तभी नर्स ने कहा, आप लोग प्लीज बाहर चले जाएं और एक एक करके इनसे मिले, लेकिन ध्यान रहे यह अधिक बातें ना करे। अभी मुझे इनको एक इंजेक्शन देना है, तब आप आ सकते हैं। नीलिमा जी को छोड़कर सब बच्चे बाहर आ गए और वहीं पड़े एक बेंच पर बैठ गए। मनीषा बहू ने कुछ तीखी आवाज में कहा, यहाँ तो सब ठीक ठाक है, हम तो डर गए, हमने कुछ और ही सोच कर आए हैं। विजय ने कहा, मेरे घर में कितनी परेशानियां चल रही थी, मैंने सब कुछ बीएन अंकल को भी बताया था, लेकिन उनका कहना था कि मुझे हर हाल में आना ही चाहिए। विकास भी अपने मन की बात कहने में पीछे नहीं रहा। अब तो रास्ते भर यही सोचते रहे कि पापा जी के साथ मम्मी का क्या होगा, कहाँ रहेंगी, वह किस तरह रहेंगे। हमारा
2 कमरों का छोटा सा फ्लैट है जहां आए दिन पार्टियां होती हैं। ऐसे माहौल में मम्मी का कहाँ गुजारा मुश्किल है विजय भैया। लेकिन विजय ने बात बीच में ही काट दी। भाई मुझसे तो कोई उम्मीद मत करना। याद है मुझे पिछली बार मम्मी पापा जी का जब वहाँ आए थे तो मम्मी खुद भी कितनी परेशानी महसूस कर रही थी और हम सबको भी दुखी कर दिया था। 6 महीने के लिए भेजा था तो भी 1 महीने के बाद ही पापा जी को उनको लेकर वापस आना पड़ा। सब कविता की तरफ देखने लगे। कविता ने भी हामी नहीं भरी। बोली मेरी तरफ इस तरह क्यों देख रहे हो? मैं तो खुद कितनी मुश्किल से उस संयुक्त परिवार में दिन काट रही हूँ। मैं जानती हूँ बस इंतजार कर रही हूँ कब आरव को विदेश में कोई अच्छी नौकरी मिल जाए और मुझे इस जिंदगी से मुक्ति मिले। ऐसे में मम्मी की जिम्मेदारी ना बाबा ना बाबा। और अब मम्मी अकेली कहाँ है? अब तो पापा जी भी। मनीषा हम तो यही सोच रहे थे। तभी नीलिमा जी को आते देखकर सब चुप हो गए। विजय ने इशारा किया बाद में विचार करूंगा। तब तक मैं पापा जी से बातें करूंगा। इस बारे में जल्दी ही कुछ फैसला हो जाना चाहिए। नीलिमा जी आई तो इतने दिनों रुके हुए आंसू बाहर निकले और भी विजय के कंधे पर सर रख कर रोने लगी। विजय ने कहा मम्मी अब रोना बंद करिए। सब तो ठीक ठाक है। पापा जी अब तो स्वस्थ हैं। हमें तो उनको देखकर बहुत तसल्ली हुई। सब एक करके भीतर गए और पापा जी को देखकर आ गए। विजय ने कहा मम्मी बहुत थक गई हैं। आज आप घर जाइए। मैं रात को पापा जी के पास रहूंगा। नीलिमा जी सहमत हो गई और कहा ठीक है तुम खाना खाकर आ जाना तब मैं घर चली जाऊंगी। नहीं मम्मी मैं तो अभी थोड़ी देर पहले ही पहुंचा हूँ और आज ही खाना खाया है। अब मैं कुछ नहीं खाऊंगा। आप जाइए। सब घर चली गई तो विजय कमरे के अंदर चला गया। कुबेर जी तब तक सो गए थे। वहाँ वह भी वही कुर्सी पर बैठ गया। आंखें मूंद कर कुछ सोचने लगा। घर पहुंचकर नीलिमा जी सब बच्चों से बड़े स्नेह से मिली और सबकी कुशलता पूछी। कुछ देर बाद बातें करने के बाद उन्होंने कहा चलो अब खाना खाओ और आराम करो। बहुत थक गए होगे। खाना खाकर सभी कमरे में सोने चले गए। आज उनकी बड़ी राहत महसूस हो रही थी। बच्चों के आ जाने से बहुत ताकतवर हिम्मत अनुभव कर रही थी। जल्दी ही उनकी आंख लग गई। ना जाने कितनी देर सोई थी। वह भी प्यास लगने से नींद खुल गई थी। पानी पीने के लिए रसोई की तरफ जा रही थी। अंदर के कमरे से रोशनी दिखाई देखकर उधर मुड़ गई। दरवाजे के पास ही पहुंची थी कि बातों की आवाज सुनाई दी। कविता की आवाज थी भैया अब क्या होगा? क्या करना है? उधर मनीषा बहू ने जवाब दिया हम तो माँ जी के बारे में चिंतित थे कि पापा को कुछ हो गया तो वह अकेली कैसे रहेंगी। अब तो दोनों का ही प्रबंध करना होगा। सुनकर चौंक गई नीलिमा जी। विकास भैया ने कहा ठीक तो वही होगा जो विजय भैया ने कहा है। पापा जी को चाहिए कि अब अपनी वसीयत लिख दे या घर बेचकर मिले हुए पैसों को हम सब में बांट दे। उनके रहने का इंतजाम किसी वृद्धा आश्रम में कर देंगे। वहाँ उनको अपनी सोसाइटी भी मिलेगी और हमें भी उनकी चिंता नहीं रहेगी। जो भी खर्च होगा हम मिल बांट कर उठा लेंगे। आज रात विजय भैया पापा जी से ही बात कर लेंगे। मनीषा ने कहा तो ठीक है। सब कुछ जितना जल्दी हो जाए अच्छा है। अब तो 13 दिन तक रुकने की कोई जरूरत नहीं है। कविता ने कहा भैया मेरा हिस्सा भी बराबर का होना चाहिए। मेरी सास ने कहा कर भेजा है कि जायदाद में तुम्हारा भी हिस्सा है लेकर ही आना। नीलिमा जी ने और नहीं सुना गया। वही यही हमारे बच्चे हैं जिनके पालन पोषण पढ़ाई लिखाई पर हमने अपने पेट काट कर पैसे लगाए कि यह अपने पैरों पर खड़े होकर अपना जीवन आराम से चलाए और बुढ़ापे में हमको सहारा दे। अब सब अपने जीवन में सुखी और खुश हो तो इनकी नज़र इस मकान और हमारी जमा पूंजी पर
है। हमको वृद्धा आश्रम में भेजने की इच्छा है। क्या इसी दिन के लिए लोग संतान की इच्छा करते हैं? पैर घसीटते हुए अपने कमरे में आ गई। प्यास से गला सूख रहा था, जिसमें कांटे उगे हुए थे, लेकिन ना तो पानी पीने की इच्छा हो रही थी और ना ही रसोई घर तक जाने की हिम्मत। ध्यान बार बार पति की ओर जाता था। हे भगवान, विजय ने अगर यही बात अपने पिता से कही होगी तो उन पर क्या बीती होगी। वह डर गई। जो अनहोनी इतनी भारी दिल के दौरे से नहीं घटी, वह इस आघात ने ना घट जाए। वह अपने पति की सलामती के लिए ईश्वर से प्रार्थना करती रही। रात कैसे बैठे बैठे ही बीत गई, पता नहीं चला। सुबह हुई तो नहा धोकर पूजा की। आज तो पूजा में उनका मन नहीं लग रहा था। बस पति को कुशल देखने की कामना और प्रार्थना करती हुई अस्पताल की ओर चल पड़ी। जाकर देखा, सामने पैर फैलाकर विजय सो रहा था। कुबेर जी की आंखें खुली थी कि वीरान सी आंखों से छत की तरफ एकटक लगाए देख रहे थे। यह देखकर नीलिमा जी घबरा गई। धीरे से उनको छुआ तो वह चौंक पड़े। क्या हुआ, इतनी जल्दी जाग गए? जाग क्या, मुझे तो रात भर नींद ही नहीं आई। डॉक्टर से कोई दवा क्यों नहीं ले ली? नहीं नीलिमा, उसकी कोई असर नहीं होता। नीलिमा जी समझ गई कि यहाँ भी बेटे ने डंक मार दिया है। चाय लाई हूँ, पियोगे? अपने लिए लाई हूँ ना, आओ एक साथ पीते हैं। नीलिमा जी ने 2 कप में चाय डाली और सहारा देकर पति को उठाया। दोनों चाय पी रहे थे कि विजय भी उठ गया। अरे मम्मी, आप कब आई? पता ही नहीं लगा, अभी अभी नींद लगी थी। हाँ बेटा, मैं भी अभी आई हूँ। तुम्हारा कल इतना लंबा थका देने वाला सफर था, फिर मरीज के साथ रात भर जागना बहुत मुश्किल होता है। अब मैं आ गई हूँ, तुम जाकर आराम करो। चाय पियोगे? नहीं मम्मी, मैं घर जाकर फ्रेश होकर भी कुछ खाऊंगा पीऊंगा। नीलिमा जी को लगा इसलिए घर जल्दी जाना चाहता है ताकि अपने भाई बहन के साथ सारी कही बात बांट सके। वह जाने लगा तो कुबेर जी ने कहा, बेटा विजय, बहुत बहुत धन्यवाद। तुमने तो मेरी आंखें खोल दी है। मुझे कभी मकान बेचने का ख्याल ही नहीं आया। आज बीएन अंकल से कहना कि वकील को लेकर यहाँ आ जाए। तुम्हारी सलाह मानकर मैं आज ही अपनी वसीयत लिखवा देता हूँ। जी पापा जी। वह और तेजी से दरवाजे की ओर बढ़ा। नीलिमा जी को लगा कि वह जल्दी से जाकर अपनी उपस्थिति के बारे में सबको बताना चाहता है। इसके बाद कोई कुछ नहीं बोला, बस एक दूसरे का हाथ पकड़े बैठे रहे। आंखों ही आंखों में एक दूसरे से अपनी भावनाएं बताते रहे। दोपहर को जब बीएन जी वकील साहब के साथ आए तो कुबेर जी से बोले, यार आप क्या कर रहे हो? अभी तो जरा ठीक हुए हो तो वसीयत लिखने की इतनी जल्दी क्या है? अभी तो बच्चे आए हैं, थोड़ा ठीक हो जाओ, घर चलकर लिखवा लेना। कुबेर जी ने कहा, जल्दी है भाई, मुझे जल्दी है। तुम मेरी जल्दी नहीं समझ सकोगे। किस्मत वाले हो जो तुम्हारी कोई संतान नहीं है। बीएन जी ने नीलिमा जी को कुछ कहना चाहा तो उन्होंने भी इशारे से उनको रोककर इतना ही नहीं कहा, भाई साहब, उनको मत रोकिए, जो भी करना चाहते हैं ठीक है, कर लेने दीजिए। बीएन जी चुप हो गए और कुबेर जी लिखवाने लगे। शाम के समय सारे बच्चे जब अस्पताल के कमरे में आए तो कुबेर जी बेड पर पीठ का सहारा लेकर बैठे थे। डॉक्टर बीएन, उनकी पत्नी मोहिनी जी, वकील साहब, सभी को मौजूद देखकर चारों बच्चे अपनी खुशी छिपा ना सके। यह सब इतनी आसानी से और इतनी जल्दी हो गया। कुबेर जी कुछ ऊंची आवाज में बोले, मैं अपने प्यारे बच्चों का बहुत आभारी हूँ जो मेरी बीमारी की खबर सुनकर अपने अपने घर और मकान काम को छोड़कर दौड़े आए। अब मैं ठीक हूँ, इसलिए तुम सब वापस जा सकते हो। विजय ने कल रात मुझे बहुत अच्छी बात समझाई जो अब तक मेरे दिमाग में नहीं चलाई थी। मुझे यह भी समझ नहीं आया कि
या केवल विजय ही नहीं, अभी तो मेरे सभी बच्चों की इच्छा है, जो उनकी इस इच्छा और सलाह का मान रखते हुए आज मैंने अपनी वसीयत लिखवा दी है, जिस पर गवाह के रूप में मेरे मित्र डॉक्टर बीएन जी हैं और अस्पताल में मेरी देखभाल कर रहे डॉक्टर महिपाल ने हस्ताक्षर कर दिए हैं। वकील साहब, आप इनको मेरी वसीयत सुना दें और तीनों बच्चों को एक एक कॉपी दे दे। कुछ उत्तेजना के कारण और जोर से कुछ बोलने से वह थक गए थे और उनकी सांस फूलने लगी थी। डॉक्टर बीएन ने उनको लिटा दिया और नीलिमा जी उनका माथा सहलाने लगी। वकील साहब वसीयत पढ़ने लगे। बच्चे सांस रोककर सुनने लगे। मैं कुबेर जायसवाल, सुपुत्र श्री राम अवतार जायसवाल, अपने पूरे होशो हवास में बिना किसी दबाव या प्रतिबंध के वह वसीयत लिख रहा हूँ। मेरी सारी जमा पूंजी मेरी स्वयं की अर्जित की हुई है। इस पर केवल मेरी पत्नी नीलिमा जायसवाल का ही हक अधिकार है, जिन्होंने जीवन की इस लंबी यात्रा में सदा मेरा साथ निभाया है और मेरे प्रत्येक स्थिति परिस्थिति में मेरी ताकत बनकर मुझे सहारा दिया है और संभाला है। किसी का इस संपत्ति में कोई हिस्सा नहीं है। अपने तीनों बच्चों को उनका हिस्सा उनकी पढ़ाई लिखाई और शादियों में खर्च करके जेवर और घर बसाने के लिए जरूरी धन के रूप में मैं दे चुका हूँ। अब मुझे उनको कुछ भी नहीं देना रहा। यह मकान तो इसको मैंने और मेरी पत्नी ने बड़े अरमानों के साथ बनवाया है, ठीक उसी तरह जैसे कोई पक्षी एक एक तिनका को चुनकर अपना घोंसला बनाता है। इस पर अभी मेरा और मेरे बाद मेरी पत्नी का ही अधिकार होगा, लेकिन यह घर कभी भी बेचा नहीं जाएगा। हम इसको एक वृद्धा आश्रम बनवाएंगे, जिससे वह वृद्ध रहेंगे जिनकी उनके बच्चों को जरूरत नहीं है या जिनको अपने पास रखने की उनके बच्चों की इच्छा ही नहीं है। ना तो उन बच्चों के पास अपने बूढ़े माता पिता के लिए कोई समय है, ना जगह, ना पैसा। वसीयत पढ़ लेने के बाद वकील साहब ने एक एक कॉपी तीनों बच्चों को दे दी। बीएन जी और उनकी पत्नी मनीषा जी और वकील साहब एक साथ कमरे से बाहर निकल गए। बच्चों के चेहरे का रंग उड़ गया तो समझ नहीं पा रहे थे कि करे तो क्या करे और कहे तो क्या कहे। कुबेर जी उनकी तरफ पीठ फेर कर लेटे रहे और नीलिमा जी उनके सिरहाने खड़ी थी। विकास, विजय और कविता उन्हें कुछ कहने को उनकी तरफ बढ़े तो नीलिमा जी ने कहा, बेटा आपको देर हो रही है। अब तो उस हारे हुए सवारी की तरह जो चारों अपने पैर घसीटते हुए बाहर निकल गए और चल पड़े उस मकान की ओर जिसे अभी अभी उनके पिता ने वृद्धाश्रम की संज्ञा दी है। मुझे एक लाइन याद आ गई, कुछ वृद्ध धान्य से घर में पड़े सब धन है, बेटे दो हैं विदेश में कमाते सब रत्न हैं, वृद्ध की सुध ना उनको माँ बाप लाचार हैं। ऐसा दिन भी आएगा ये सोच वृद्ध परेशान है, वृद्धा आश्रम में वृद्ध रहने को लाचार हैं। अपनों का सुख नहीं वृद्ध परेशान है, घुट घुट कर बीतता जीवन वृद्ध हताश है। वृद्ध की यह दुर्गति वृद्धावस्था अब पाप है। कहानी पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। और इसमें कुबेर जी ने जो किया वह सही था या गलत, कमेंट करके जरूर बताइएगा। पूरी वीडियो देखने के लिए आपको तहे दिल से धन्यवाद।